नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग आज बात करेंगे कोयला उद्योग में कार्यरत करीब 2.5 लाख कामगारों के वेतन, इंक्रीमेंट, बोनस समेत अन्य भत्तों के संबंध में। इन सभी मुद्दे पर चर्चा होनी है। जेबीसीसीआई के 11वें बैठक में 11वीं बैठक 15 जून तक होने की संभावना है। यह संभावना जेबीसीसीआई के जितने भी मेंबरान हैं उन लोगों का यह कहना है। उन लोगों ने उम्मीद जताई है कि 15 जून तक जेबीसीसीआई की पहली बैठक हो जानी चाहिए। इसी संदर्भ में हमने आज भारतीय मजदूर संघ के डिप्टी इंचार्ज कोल इंडस्ट्री सुरेंद्र पांडे जी से बात की है। उन्होंने खुलकर कई मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट रूप में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि इस बार की बैठक में मजदूरों के लिए एक नया भत्ता लाने जा रहे हैं। सभी ट्रेड यूनियन का यह मत है और यह है पर्क अलाउंस। जिस प्रकार से अधिकारियों को पर्क अलाउंस मिलता है उसी प्रकार से कामगारों को ही पर्क अलाउंस मिलना चाहिए। इसके अलावा अन्य कई भत्ते भी हम लोग ला रहे हैं जो नया होगा। एक सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि हम लोग डीपीई के अधीन बंधे रहते हैं और यह डीपीई कोयला मंत्रालय का एक विभाग है और उसी के गाइडलाइन पर हम लोगों को मजदूरों से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, मजदूरों को चाहे वेतन का मामला हो, मजदूरों का बोनस का मामला हो या वेतन बढ़ोतरी का मामला हो, तमाम तथ्यों पर हम लोग जो चर्चा करते हैं वह इसी डीपीई गाइडलाइन के तहत करते हैं। अब डीपीई के तहत हम लोग काम करेंगे या डीपीई की गाइडलाइन पे अगर हम लोग निगोशिएशन करेंगे तो वैसी स्थिति में हम लोग कई बार प्रबंधन के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो मजदूरों को बहुत ज्यादा सुविधा नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि उसमें सुविधाएं कम है, उसमें अधिकारियों के लिए बहुत ज्यादा है और वो अधिकारी चाहते हैं कि जो हमको सुविधाएं मिलती है उससे ज्यादा मजदूरों को नहीं मिले। लेकिन हम लोग आपस में मिलकर, हम लोग बैठकर, हम लोग लड़ाई लड़के ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिलाने का प्रयास करते हैं। 4 कोड जो लागू होने वाली है, अब तक 1 से लेकर 10 जेबीसीसीआई के बैठकों में जो निर्णय लिए गए उन निर्णयों को कानून का रूप दिया गया। इसमें कोई 44 बोलते हैं, कोई 39 बोलते हैं, कोई 29 बोलते हैं, लेकिन सभी कानूनों को मिलाकर के 4 कोड बना दिया गया। और उस 4 कोड का क्या असर होगा इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ट्रेड यूनियन पर। इसलिए पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन को मान्यता लेने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन को अपना रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए उसे 51% मजदूर जितना वहां काम करते हैं इंडस्ट्री में उसका 51% उसको सदस्यता होनी चाहिए। अगर 51% सदस्यता नहीं होगा तो कम से कम 20% सदस्यता निश्चित तौर पर होनी चाहिए। 51% अगर आ गया तो वह निगोशिएटिंग यूनियन के नाम से जाना जाएगा और 20% लेकर के जो संगठन जाएंगे उनको निगोशिएटिंग काउंसिल कहा जाएगा। निगोशिएटिव यूनियन और निगोशिएटिव काउंसिल में अंतर यह होगा कि जो निगोशिएटिव यूनियन होंगे उनकी ही चलेगी और चूंकि 51% मजदूर उनको वोट देकर प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देगा, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। उसके बाद जो भी मेंबर्स होंगे वो नहीं के बराबर होंगे और वो यूनियन के लोग अगर चाहेंगे तो 20%
ला करके वो निगोशिएटिव काउंसिल में रह सकते हैं और उसके साथ मैनेजमेंट निगोशिएशन करेगी, लेकिन उस अधिकार से नहीं जिस अधिकार से निगोशिएटिव यूनियन के साथ करेगी। ऐसी स्थिति में काफी परेशानियों का सामना श्रमिकों को करना पड़ सकता है। अगर किसी यूनियन का 51% वोट नहीं आता है, 20% आता है, तो उस इंडस्ट्री में निगोशिएटिव यूनियन नहीं हो पाएगा। सभी को निगोशिएटिव काउंसिल में ही रख करके मजदूरों की समस्याओं को सुलझाना होगा और वैसी स्थिति में प्रबंधन को मजबूरी होगी निगोशिएटिव काउंसिल के साथ बात करना। हाँ, इतना तय है कि अगर 51% लेकर के जो निगोशिएटिव यूनियन बनता है तो वह कई बार मनमानी भी कर सकता है। हालांकि मनमानी बहुत दिन तक चलेगा नहीं, इसलिए कि इसका गठन महज 3 साल के लिए होगा। 3 साल के बाद अगर वो बेहतर काम नहीं कर पाए तो वो फिर नीचे आ सकते हैं, मजदूर उनको हटा सकता है वहां से। तो आइए हम बात करते हैं सुरेंद्र पांडे जी से, उन्होंने क्या कहा। जेबीसीसीआई की जो बैठक होने वाली है वो कब तक होने का उम्मीद है? तो 15 जून कहा गया है, संभव हो तो। जी जी जी, मैंने इसी महीने में। इस बार जेबीसीसीआई की बैठक में कौन कौन से मुद्दे उठने की उम्मीद है? पिछले वाले सभी मुद्दे उठेंगे, वेतन के सभी मुद्दे उठेंगे। मेरे वेतन में सालाना इंक्रीमेंट कितना होगा, बोनस कितना % होना चाहिए, ये बातें दोनों उठेंगी। जी जी। और इसके अलावा कुछ खास मुद्दे जो मजदूरों के जो ये तो वेतन से मैंने बताया। इसके बाद अलाउंसेस से कुछ नए अलाउंसेस जोड़े हैं उन लोगों ने। पर का अलाउंसेस एक नया सेट लेकर के आए हैं अधिकारी के जैसे। जी जी। तो इन सभी चीजों को भी उसमें उठाया जाएगा अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। जी जी जी, मतलब इस बार श्रमिकों को कुछ ज्यादा लाभ मिलने का उम्मीद है। देखिए, श्रमिकों को जो है कोशिश करेंगे कि ज्यादा लाभ मिले, लेकिन एक राइडर लगा हुआ है, डीपीए की गाइडलाइन तो ध्यान में रख के वेतन समझौता करना है, ऐसा कहा है। ये डीपीए राइडर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, ये सरकार का मंत्रालय है जो जी, उसका डिपार्टमेंट है जी। हैवी मशीनरी डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं, भारी मशीन इत्यादि का विभाग जो है मंत्रालय। तो उसकी जो रिकमेंडेशन है टोटल वो बहुत कम लगती है हमको। उसने जो पैसा रेफर किया है, कितना पैसा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए अधिकारियों के लिए, हम लोग के लिए नहीं किया। जी जी। ये है वो बहुत कम है। अधिकारी उसी को आधार बना के मजदूर का आगे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है जी जी। तो अपने को अपनी कलेक्टिव बार्गेनिंग से लेना है, लड़ाई लड़ करके लेना है। जी। जब कलेक्टिव बार्गेनिंग में पैसा है कंपनी के पास जी, तो उसका अधिकतर हिस्सा जो है बिजनेस के रूप में आना चाहिए। जी जी जी, है ना, एक निश्चित हिस्सा बिजनेस के रूप में आना चाहिए। कितना आना चाहिए कैलकुलेट करके उस दिन बाद में बताएंगे। जी 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 जी, ये सब लड़ाई है। अच्छा, तो क्या ये 44 या 39 कानून को 4 कोड में बांटा गया है, वही वाला है क्या? नहीं, वो तो अभी लागू नहीं हुआ है और हम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन कुल मिला करके जो है ये शुरू से ही ऐसा मिनिस्ट्री का लेटर आता है जी, ये डीपी की गाइडलाइन के भीतर करिए। जी जी जी, इस बार भी आया हुआ है। जी जी जी। तो ये 4 कोड वाला जो मामला है जो लागू नहीं हुआ है, अगर वो लागू हो जाएगा तो उसमें किसको किसको लाभ होगा और किसको नुकसान होगा? अभी तो 4 कोड में जो हम लोग संबंधित मान्यता संबंधित बात है उस पर आपत्ति मंगवाई सरकार ने। डीएमएस की ओर से आपत्ति जो है आजकल में जमी जाएगी। जी जी। और
मान्यता चेकअप सिस्टम से हो, इसका हम लोग दबाव दे रहे हैं जी बजाय सिगरेट पलट के। जी ठीक है, जी तो जब ये लागू हो जाएगा तब फिर सभी ट्रेडर्स को थोड़ी दिक्कत होगी और सबकी ताकत जो है वो पता लगेगी। 15-20% लाना पड़ेगा नेगोशिएशन करने के लिए कम से कम। जी 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 एक मेंबर बिठाने के लिए 20%। जी, मैंने 20% सदस्यों का होना चाहिए। हाँ, 20% टोटल में मैन पावर का भी लिखा है जी जबकि हम लोग चाहते हैं टोटल वोट जो गिरा है उसका होना चाहिए। जी 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 मैन पावर का लिखा है 20%। जी पहले तो लिखा है कि 51% हो तो वो यूनियन मान्यता में रहेगी, बाकी कोई नहीं रहेगा। अच्छा, अगर 5-6 यूनियन है, अगर किसी का 51% है तो मान्यता में। तो मान लीजिए कि 51% तो अगर होगा तो किस, जैसे कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में 5 आप लोग हैं तो 5 में एक ही का 51 होगा, बाद बाकी तो नीचे ही आ जाएंगे। तो किसी का कोई रिकॉग्निशन नहीं रहेगी आपकी जैसे। अच्छा अच्छा, फिर एक ही रहेगा। लेकिन अगर 51% कोई नहीं लाता है तो 20% करके सभी यूनियन को लाना पड़ेगा, मतलब इनकम 20%। जी, तब वो काउंसिल बनेगा, नेगोशिएटिंग काउंसिल बोलते हैं उसको। अच्छा, नेगोशिएटिंग यूनियन एंड नेगोशिएटिंग काउंसिल। अगर आप 51% लाए नेगोशिएटिंग यूनियन हो जाएंगे। अगर आप नहीं ला पाए तो नेगोशिएटिंग काउंसिल में जाएंगे। काउंसिल में सभी लोग मिलके एटक सब मिलकर इकट्ठे लड़ाएंगे फिर ऐसा। जी जी जी। तो इसमें ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब अगर हो गया 51% ही, अगर मान लीजिए कि किसी संगठन को हो गया, चाहे बीएमएस हो, सीएमएस हो, इंटर को, किसी को भी, तो वो प्रबंधन के साथ मिल करके फिर मनमानी करेगा, ऐसा लगता है क्या? 51% जिसको वोट मिलेगा जी, उसको मनमानी करने का अधिकार मजदूर नहीं देगा। मजदूर भी तो 51% वोट दिया है ना। जी जी। नहीं तो जैसे मान लीजिए कि एमपी एमएलए को भी जो लोग जिताते हैं, तो जीते तो एक ही हैं, तो उसमें बहुत सारे एमपी एमएलए मनमानी भी करते हैं। वहाँ जो वोट देता है वो कहाँ बेचारा जा पाता है उसके पास में, ऐसी स्थिति में क्या होगी? कर सकता है मनमानी, कर सकता है ना? कर सकता है, करना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन जो अभी तक प्रैक्टिकल जो होता आया है तो उसमें हम लोग जो देखते हैं तो उसमें मान लीजिए कि अब इकलौता हो जाएगा ना यूनियन, तो 51% ला करके एमपी एमएलए में ये नहीं रहता ना कि 51% में जीत होगी जी। 20% में भी जीत के साले पहुंच जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। सर, हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे ना कि ठीक है, वो आखिर बनते तो एमएलए एमपी हैं ही, अब 5 साल तो कम से कम वो अपना रुतबा दिखा ही सकते हैं। देखिए, दिखाते ही भी हैं, दिखाते भी हैं। मेरा क्या मानना, ईमानदारी एक बहुत बड़ी इसमें फैक्टर है जी। जिस 51% मजदूर ने वोट दिया है, अगर उसको आप अंगूठा दिखाएंगे जी, तो रिकॉग्निशन ज्यादा समय के लिए नहीं है, 3 साल के लिए है। अच्छा अच्छा। अगले 3 साल में आपको बाहर जाना पड़ेगा, ये तो तय है ना। जी जी। कोई भी आदमी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि मान्यता से बाहर जाएगा। और अगर करना ही चाहेगा तो कौन रोकेगा उसको, कर ले। 3 साल करके बाद साला कुत्ता नहीं पूछेगा उसको। तो मतलब 3 साल के लिए ही रिकॉग्निशन हो गया 51% के साथ। हाँ। अच्छा, ये श्रमिकों को इसमें क्या नुकसान हो सकता है? श्रमिकों का सीधा कोई नुकसान नहीं है। श्रमिकों का सीधा क्या है, श्रमिकों के लिए तो बहुत सा प्रोविजन है इसमें। जी। बात यही है कि जब यूनियन कमजोर पड़ती है या यूनियन पॉकेट यूनियन बनती है तो उसके कारण से श्रमिकों के हितों का नुकसान होगा। जी। इसलिए कोई भी यूनियन मैनेजमेंट की पॉकेट यूनियन ना बनने पाए, जी। ये बात मजदूर को देखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा यूनियन को। जी। और नहीं तो फिर वेतन भत्ते सुविधाओं में अगर वो मैनेजमेंट से मिल गई, कम से एग्रीमेंट कर लिया तो पूरा नुकसान मजदूर का है। जी।
तो इसमें ऐसा लगता है क्या कि आज की तारीख में जो है आपका यूनियन, तो उसमें कोई पॉकेट यूनियन है क्या? पॉकेट यूनियन पैदा करने में कितना समय लगेगा मैनेजमेंट को? कोल इंडस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, सभी इंडस्ट्री की बात कर रहा था ना ये। कोड नया सभी इंडस्ट्री में लगेगा, जहाँ 300 मैन पावर काम करती वहाँ भी लगेगा, जहाँ 3 लाख काम करती वहाँ भी लगेगा। 300 में यूनियन बनाने में कितना समय लगता है? मैं अगर 300 मैन पावर है, कोई यूनिट नहीं है और इसको यूनिट बनाना है, रिकॉग्निशन करना है, तो मिनिमम 100 मेंबर या 10% इसमें से जो कम होगा उसके आधार पर यूनियन बन जाएगी जी। एक प्रोविजन और है, अगर सिंगल यूनियन होगी तो वो 30% में ही उसको मैनेजमेंट मान्यता दे देगी। तो पॉकेट यूनियन को 30% बनाने में कितना समय लगेगा? 300 का 30% 90 मेंबर जुटाने में कितना समय लगेगा? अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।